आपने मोहित और पिंकी को देखा है क्या? चाचा आपने नहीं कहीं देखा है क्या? नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा। आपने इन्हें कहीं देखा है क्या? भोपाल शहर के एक भरे बाजार में एक औरत अपने बच्चों की तलाश में मारी मारी फिरती है। वो अपने बच्चों की तस्वीरें सबको दिखाती है और जी जान से उन्हें ढूंढने की कोशिश करती है। आखिर कौन थी ये औरत और इसके बच्चे कहां और कैसे लापता हो गए? इस औरत के साथ ऐसा क्या हुआ जो इसे ये दिन देखना पड़ा और इसके लिए कौन जिम्मेदार था? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए चलते हैं थोड़ा पीछे। मोहित, पिंकी, इधर आना। अच्छा मुझे ये बताओ, मैं यहाँ पे रखूं या फिर वहां पे रखूं? यहाँ पर नहीं, यहाँ। ठीक है, इससे ना यहीं रखते हैं। अब ठीक है? हाँ। क्या है मम्मा के हाथ में, जल्दी बताओ। नहीं पता। नहीं पता? अच्छा ये बताओ कौन से हाथ में? नहीं है। इस वाले हाथ में है। चलो जल्दी से खा लो। पहले किसी जल्दी से खा लेना, वरना पापा मम्मी पे गुस्सा करेंगे। ठीक है? जल्दी से खा लेना, वरना पापा मम्मी पे गुस्सा करेंगे। छू मंतर, छू मंतर, छू मंतर। अरे अपने पति के लिए भी कुछ लाई है क्या? इन बच्चों के लिए तेरे पास टॉफी लाने के लिए फालतू पैसा है और अपने पति को देने के लिए तेरे पास 100 रुपए भी नहीं है, है? पति वो होता है जो अपनी मेहनत की कमाई से अपना घर चलाए, ना कि अपनी पत्नी के पैसों पर ऐश करे। और अगर इतना ही गुमान है ना अपने पति होने का, तो कम से कम तुम धीरे बोल। साला जब घर में आओ तेरी किच 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 सुननी पड़ती है। और हाँ, ये जो तू मेरे को पैसा देती है ना, ये कोई एहसान नहीं करती तू मेरे पे, ये तू भुगतान करती है तेरे बाप ने जो मुझे धोखा दिया उसका, समझी? चल जा, जल्दी लेकर आ कुछ खाने को। अला जब घर में आओ इसकी बकवास। माँ क्या ढूंढ रही हो? कुछ नहीं, मैंने यही रखे थे, अच्छे से याद है मुझे, पता नहीं। मैंने
उसमें कुछ रुपए रखे थे। मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैंने अंदर 1000 रुपए रखे थे, नहीं मिल रहे हैं। तो कहीं आपने तो नहीं लिए? जब चाहूं ना तो उससे पैसे छीन सकता हूं, समझी? मुझे चोरी करने की जरूरत नहीं है। दिनेश साहू और मंजू की शादी को 11 साल हो चुके थे, लेकिन मंजू आज भी भारत की उन 70% शादीशुदा महिलाओं में से थी जो लगातार घरेलू हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार होती हैं। हालांकि इन 11 सालों में सिर्फ मंजू की कमाई से ही घर चल रहा था, लेकिन फिर भी उसे रोज अपने शराबी पति दिनेश और सास पुष्पा के तानों का सामना करना पड़ता था। हालांकि इंडियन सिविल लॉ के 1961 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट और आईपीसी के सेक्शन 498A के तहत दहेज लेना और देना गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी आंकड़े बताते हैं कि सन 2010 में कुल 8391 औरतें दहेज प्रथा की शिकार हुई। मंजू की पीड़ा का कारण भी दहेज ही था। घर में रोज पैसों को लेकर क्लेश होता और दिनेश अपने बच्चों का लिहाज किए बिना मंजू को मारने, पीटने या गाली गलौज करने से नहीं चूकता। अफसोस की बात यह है कि मंजू की सास भी इन झगड़ों में अपने बेटे का पूरा साथ देती, लेकिन हर झगड़े की एक सीमा होती है और हर बर्दाश्त की एक हद। मोहित, पिंकी, इधर आना। मेरा काम किया। अपनी अकड़ ना किसी और को दिखाना। पैसे निकाल। अगर उन लोगों को मैंने 8000 रुपए नहीं दिए ना तो वो मुझे मार देंगे। पैसे निकाल। सिर्फ 200 रुपए? हाँ, मैंने तुझे कहा था 8000 रुपए चाहिए। उतने पैसे नहीं है मेरे पास, तो फिर कहां से लाऊं? हाँ, बड़ी मुश्किल से नौकरी से घर का खर्चा चलता है। मैंने तेरे को बोला ना कि मेरे को 8000 रुपए चाहिए, जहां से मर्जी ला, समझी? मैंने कहा ना एक बार कि मेरे पास पैसे नहीं है तो नहीं है, जो करना है कर लीजिए, लेकिन मैं बार बार आपकी इस फिजूल खर्ची के लिए ना पैसे नहीं दे सकती। नहीं होगा और मुझसे। चाहे जो हो जाए सुमन, लेकिन मैं उन्हें पैसे नहीं दूंगी। एक तो बड़ी मुश्किल से बच्चों के खर्च के लिए पैसे जोड़े हैं मैंने। लेकिन मंजू, हर चीज की एक हद होती है। ये रोज रोज की मारपीट तू कब तक बर्दाश्त करेगी? पता नहीं, कभी कभी मन करता ना कि बच्चों को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाऊं। फिर सोचती हूँ यहाँ कम से कम एक नौकरी तो है और बच्चों के सर पर एक छत। बस यही सोचकर जी रही हूँ। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। उधार लिया था तेरे पति ने हमसे, वो भी पूरे 8000 रुपए, सिर्फ 15 दिनों के लिए, और आज महीना होने को आया है। देखिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। आप लोग मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? तेरे पति ने कहा था तुझसे वसूलने को। अब जल्दी बता, कब दे रही है पैसे? मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, और मेरे पति को आपने मुझसे पूछकर पैसे दिए थे, फिर आप लोग मुझे क्यों? साली ज्यादा शानी बनती है। पैसा तो हम दूसरे तरीके से भी वसूल कर सकते हैं, और वो भी पूरे रात भर। समझ में आया?
और हाँ, एक बात याद रखना, अगर पुलिस को बताने की कोशिश भी की तो तेरे पति से तो हम बाद में निपटेंगे, पर तेरे बच्चे कल शाम को, सुन, कल शाम तक मेरे पैसे लौटा देना, समझी? चल रहे। तो तेरे पति से तो हम बाद में निपटेंगे, पर तेरे बच्चे शर्म आनी चाहिए आपको। इन पैसों के लिए आपने मुझे उन गुंडों से धमकी दिलवाई। अपनी पत्नी के साथ ऐसी नीच हरकत। शर्म तो तुझे आनी चाहिए अपने पति के ऊपर हाथ उठाते हुए। तुम्हारी हिम्मत कैसे उसके ऊपर हाथ उठाने के लिए? बस बहुत हो गया, मगर अब बर्दाश्त नहीं करूंगी। तूने मुझे थप्पड़ मारा। मोहित, पिंकी, इधर आओ। कहाँ हो तुम लोग? मोहित, पिंकी, शायद बच्चों के साथ होंगे। बेटा, तुमने मोहित और पिंकी को देखा? आज वो खेलने नहीं आए। नहीं आए? फिर कहाँ चले गए? माँ जी, बच्चे नहीं मिल रहे हैं, कहाँ गए हैं? कहाँ जाएंगे? होंगे पड़ोसी में खेल रहे होंगे। मैंने बाहर सब जगह ढूंढ लिया माँ जी, बच्चों से भी पूछ लिया, लेकिन वो लोग कह रहे कि आज मोहित और पिंकी खेलने नहीं गए। कहीं खेल रहे होंगे ना। मेरा दिमाग क्यों खराब कर रही हो? माँ जी, कहीं वो तो अपने साथ नहीं ले गए? अरे दिनों तो सुबह में गया, फिर उसके साथ बच्चे कैसे हो सकते हैं? जाके ढूंढो। जब देखो मेरे बेटे के पीछे पड़ी रहती है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ होंगे बच्चे? मंजू ने पूरा मोहल्ला छान मारा, आसपास की दुकानों और सभी जगहों पर ढूंढा, लेकिन उसके बच्चे उसे कहीं नहीं मिले। आखिर मंजू के बच्चे अचानक कहां लापता हो गए? क्या यह अपहरण का मामला था या इस घटना के पीछे कोई और वजह थी? मंजू को कुछ सूझ नहीं रहा था। और तो और उस रात दिनेश भी घर वापस नहीं लौटा। आखिरकार जब मंजू के पास और कोई रास्ता नहीं बचा तो वो मदद मांगने पुलिस के पास पहुंची, लेकिन पुलिस भी 24 घंटे बीतने से पहले रिपोर्ट न लिखने के लिए मजबूर थी। मंजू ने जैसे तैसे अपने बच्चों की सलामती के लिए प्रार्थना करते वो रात काटी और 24 घंटे पूरा होते ही वो फिर से पुलिस स्टेशन पहुंच गई। सर, मेरे बच्चे कल स्कूल से लौटने के बाद किसी को नहीं दिखे, और तो और मेरे पति भी कल सुबह से घर से निकले हुए हैं, अब तक घर नहीं लौटे। यानी आपके बच्चे और पति दोनों गायब हैं? जी, मुझे उनका पता नहीं, लेकिन मेरे बच्चे मुझे कल से नहीं मिल रहे। आपके पति करते क्या हैं?
जी कुछ नहीं करते हैं, बस मेरी नौकरी से घर चलता है। आपके पति की किसी से कोई दुश्मनी या कभी कोई झगड़ा हुआ हो? जी पता नहीं। हाँ, उन्होंने किसी से पैसे उधार लिए थे और जब मैंने उन्हें पैसे नहीं दिए तो उन्हीं के कहने पर उन गुंडों ने मुझे धमकी दिलवाई, मुझे और मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाने की, और बस इसलिए मुझे उन्हें पैसे देने पड़े। आप उन गुंडों को पहचान सकती हैं? जी। शर्मा, एक काम करो, पुलिस की सारी फाइल्स इनको दिखाओ, हो सकता है उन गुंडों में से कोई गुंडा हो। यस सर। जी। इनमें से कोई नहीं है। मैं आपके लिए कुछ और लोगों की तस्वीरों का इंतजाम करता हूँ, जब तक आप इंतजार कीजिए। जी। एक मिनट, इंस्पेक्टर साहब, ये वो आदमी, इसने और इसके साथी ने मिलकर मुझे धमकी दी थी। नहीं साहब, इस औरत को मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा, और उस दिन तो साहब मैं अपने गुरु के साथ था, माँ कसम। कौन है तेरा गुरु? कहाँ मिलेगा? मेरा गुरु साहब चाय की टपरी पे। मुझे नहीं पता साहब। सच बता वरना। साहब, हम लोगों ने उसकी पत्नी को धमकी दिया था साहब, वो भी उसके कहने पे। हमने कुछ नहीं किया साहब, हमने कुछ नहीं किया, हमको छोड़ दो साहब। माँ कसम साहब, हमने दिनेश को और उसके बच्चों को गायब नहीं किया साहब, माँ कसम। परसों सुबह दिनेश तुम लोगों को पैसे देने गया था कि नहीं? नहीं साहब, परसों दिनेश हमसे मिला ही नहीं साहब। हाँ साहब, दिनेश को हमने उधार नहीं दिया, उसे पैसों की जरूर थी। दिनेश को उधार किसने दिया? बोल। हकीम भाई ने साहब, हकीम भाई ने। हकीम कहाँ है? हकीम ऊपर है। हकीम, तूने ही दिनेश ताऊ को पैसे उधार दिए थे? हाँ साहब, पूरे 8,000 रुपए दिए थे। लेकिन ये सब आप क्यों पूछ रहे हैं? दिनेश कल सुबह तुम्हारे पास कितने बजे पैसे लेके आया था? ये क्या कह रहे हैं साहब? दिनेश ने मुझे अभी तक पैसे वापस नहीं किए हैं और मैं उससे मांग कर थक चुका हूँ, लेकिन वो हर बार यही कहता है कि आज ले लेना, कल ले लेना। यानी कि दिनेश कल सुबह तुम्हारे पास नहीं आया था? नहीं साहब। तो फिर दिनेश पैसे लेकर कहाँ जा सकता है? मुझे नहीं पता साहब। अबे साले, सच सच बता, नहीं तो पुलिस थाने में ले जाके उल्टा लटका दूंगा। तुझसे मिलने के बाद दिनेश किधर गया? बता। साहब, नमाज का वक्त हो रहा है, झूठ बोलूंगा तो दोज़ख में जाऊंगा। मैं सच कह रहा हूँ साहब, दिनेश ने मुझे अभी तक पैसे वापस नहीं किए। ठीक है, हमने हकीम भाई से पूछताछ की, लेकिन आपके पति वहां पे भी नहीं गए। हे भगवान, मेरे बच्चे इस वक्त कहाँ हैं, किस हाल में? आपके पति की आपसे बनती नहीं थी ना, और जो पैसे उसने आपसे लिए उधार भी नहीं चुकाए, अचानक गायब हो गया, और साथ में आपके बच्चे भी गायब हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पति खुद आपके बच्चों को लेकर कहीं चले गए हों? सर, अगर ऐसा है तो इस बारे में इनकी सास को जरूर मालूम होगा। कहीं आपका बेटा अपने बच्चों के साथ जानबूझकर गायब तो नहीं हो गया? मेरा बेटा कोई पागल नहीं है कि अपने बच्चे को लेके गायब हो जाएगा। तो उसके पास खुद खाने के लिए पैसा नहीं है, बच्चों को क्या खिलाएगा? लेकिन उधार चुकाने के लिए आपके बेटे ने जो पैसे इनसे लिए थे, वो 8,000 रुपए शायद आज भी उसके पास है। हाय राम, कहीं वही पैसे तो उसकी मुसीबत नहीं बन गए और आप लोग हैं कि उसके ऊपर शक कर रहे हैं? चाहिए आप लोग ढूंढिए उसे। ठीक है, हमें जैसे कुछ पता चलेगा हम आपको फौरन खबर कर देंगे।
अरे चप्पल मिला, चश्मा भी मिला। अरे लाश। बॉडी को देखकर लगता है कि 2-3 दिन से पानी में पड़ी है। इसका चेहरा देखकर पहचानना भी मुश्किल है और ना ही इसके पास कोई ऐसी चीज मिली जिससे कि इसकी पहचान की जा सके। फिलहाल इसका पंचनामा एक गुमशुदा लाश की तरह करो, फिर देखते हैं कि क्या होता है। ये घड़ी मिसेस साहू ने जो दिनेश की फोटोग्राफ दी थी उसमें भी कुछ ऐसी ही घड़ी पहनी हुई थी। हाँ सर, दिखती तो बिल्कुल वैसी ही है। एक काम करो, मिसेस साहू को पुलिस स्टेशन बुलाओ। यस सर। सर, ये मेरे पति हैं या नहीं, ये मैं नहीं जानती। मुझे मेरे बच्चे चाहिए बस। लेकिन सर, आपने तो कहा था कि मेरे बच्चे मेरे पति के पास, तो फिर? देखिए, पहले हमें भी लगा था कि आपके पति आपके बच्चों को लेकर कहीं दूर चले गए, लेकिन अब लाश मिलने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपके बच्चों को गायब होने में आपके पति का कोई हाथ है। तो फिर मेरे बच्चे कहाँ हैं? किसके पास है? कैसी हालत में है? मैं नहीं जानती, मुझे मेरे बच्चे चाहिए बस। मेहरबानी करके कुछ कीजिए, ये बच्चे मुझे नहीं दे। पुलिस की बातों से अब मंजू को भी लगने लगा था कि उसके बच्चों के गायब होने के पीछे उसके पति का ही हाथ है। लेकिन दिनेश की लाश मिलने के बाद भी उसके बच्चे कहीं नहीं मिले थे। तो आखिर मंजू के बच्चे थे कहां और किसके पास थे? यह सोचकर मंजू का दिल और दहल गया। मंजू अपने पति के हाथों इतने दुख सह चुकी थी कि अब उसे अपने पति की मौत का उतना गम नहीं था, उसे बस अपने बच्चों की चिंता थी। और जब 5 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस को उसके बच्चों की कोई खबर नहीं मिली, तो मंजू ने अपने बच्चों को खुद ही ढूंढने का फैसला कर लिया। सर, ये मेरे बच्चे हैं जो काफी दिनों से गुमशुदा हैं। मैं चाहती हूँ कि अखबार में आप इनका इश्तिहार छपवाएं। जी। देखिए, हमने सभी पुलिस चौकियों में खबर कर दी है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला है। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार भारत में हर 8 मिनटों में एक बच्चा लापता हो जाता है और इनमें से 40% का कभी कोई पता नहीं चलता। मंजू को डर था कि कहीं उसके बच्चे इन आंकड़ों का हिस्सा न बन जाएं। इसीलिए पुलिस के लाचारी जताने के बावजूद उसने अपने बच्चों के वापस मिल जाने की उम्मीद नहीं छोड़ी। उनकी तलाश में मंजू ने भोपाल के हर बाजार, नुक्कड़, गली कूचे, बस स्टैंड, जहां उससे हो सका, अपने बच्चों की गुमशुदगी के पोस्टर्स लगाए।
मंजू का हर दिन अपने बच्चों के वापस मिल जाने की उम्मीद में बीत जाता। कई हफ्ते यूं ही गुजर गए, लेकिन उसकी उम्मीद बंधाने वाला कोई नहीं था। और फिर एक दिन अचानक सुनिए जी। ये आपके बच्चे हैं? जी हाँ। आपने कहीं देखा है इन्हें? आप जानते हैं इनके बारे में? हाँ, शायद इसी लड़के को मैंने कल देखा था। कहाँ देखा आपने? देखिए, मैं आपको वहां ले तो जा सकता हूँ, लेकिन इसके बदले मुझे 10,000 रुपए चाहिए। 10,000? उतने पैसे नहीं है मेरे पास। देखिए, कृपया करके मुझे मेरे बच्चों से मिलवा दीजिए। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने, भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए, मुझे मेरे बच्चों से मिलवा दीजिए। लेकिन तुझे कैसे यकीन है कि पैसे मिलने के बाद भी वो आदमी तेरी मदद करेगा? हो सकता है कि वो मौके का फायदा उठा रहा हो और फिर कहीं तेरे पैसे लेकर भाग गया तो? या फिर ये भी हो सकता है कि किसी दूसरे ही बच्चे को मोहित बनाकर खड़ा कर दे तेरे सामने। फिर क्या करेगी तू? नहीं सुमन, लेकिन मुझे ये जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। अपने बच्चों के खातिर मुझे ये सब करना होगा। मुझे अपने जेवरात ही क्यों ना बेचने पड़ जाए, लेकिन मैं अपने बच्चों का पता लगाकर ही रहूंगी। मोहित, मेरा बच्चा। तो इस हालत में, और पिंकी कहाँ है? वो ठीक तो है ना? मैंने तुम दोनों को कितना दुख दिया बेटा। तुम दोनों अचानक कहाँ चले गए थे? बोलो, कहाँ गायब हो गए थे? किसने किया ये सब? तू बोलता क्यों नहीं? बोलना बेटा। पापा ने। पापा? वो जिंदा है? मैं तुम्हारे पापा को कभी माफ नहीं करूंगी। उन्होंने तुम्हें मुझसे अलग किया। मैं तुम दोनों को यहाँ से वापस लेकर जाऊंगी। तो बस मुझे ये बता कि ये पिंकी कहाँ है? आइए, मैं आपको ले चलता हूँ। मंजू की मेहनत और कोशिशों की बदौलत आज पूरे 3 महीनों बाद उसका बेटा मोहित उसके सामने था। और साथ ही एक चौंका देने वाली सच्चाई भी कि दिनेश अब भी जिंदा था और उसी ने अपने बच्चों को गायब किया था। मोहित से मिलने के बाद अब मंजू पिंकी से मिलने को बेचैन थी और इसीलिए वो मोहित के पीछे पीछे चलती थी। बेटा, तू यहीं रुक, मैं अभी आई।
मेरी प्यारी बेटी, यहाँ बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। ले आई, ये ले, खा ले तू। कितनी प्यारी बच्ची है। बेटा सुन, तू चुपचाप घर के अंदर जाना, ठीक है? और देख, घबराना बिल्कुल भी मत। मम्मा है ना, मैं थोड़ी देर में तुम दोनों को यहाँ से वापस लेकर जाऊंगी, पक्का, ठीक है? और हाँ, पिंकी को कुछ भी मत बताना, ठीक है ना? और पता है, मम्मा ने ना तुम लोगों के लिए कितनी सारी टॉफी जमा की है, ये देख, ले, और पिंकी को भी दे देना, ठीक है? और बाकी की टॉफी ना हम घर चल करके खाएंगे, है ना? चल जा। मैं सच कह रही हूँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने खुद उन्हें देखा। लेकिन आपके पति मर चुके हैं तो जिंदा कैसे हो सकते हैं? मैं वो नहीं जानती, मुझे बस मेरे बच्चे चाहिए। हो सकता है आपको कोई गलतफहमी हुई हो। आप लोग मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे? मैंने खुद उन्हें देखा है अपने बच्चों के साथ। किसी को इतना बड़ा धोखा नहीं हो सकता। मेरा छोटा सा बेटा मुझे ढाबे पे काम करता मिला, और मेरी बच्ची। ठीक है, चलिए आओ। टॉफी खाएगी? अरे ये तो मम्मी वाली टॉफी है ना, लेकिन मैं लाया हूँ, पापा को मत बताना। सर, यहाँ तो कोई भी नहीं है। पर सर, वो लोग यहीं पर थे, मेरी बात का विश्वास कीजिए। ये देखिए, ये वही शराब की बोतल है। मेरे पति यहीं बैठकर शराब पी रहे थे। और ये टॉफी की पन्नी, ये उसी टॉफी की पन्नी है जो मैंने अपने बेटे को दी थी। एक मिनट, ये देखिए, उसी तरह की सेम टॉफी है मेरे पास जो मैं अपने बच्चों के लिए रोज खरीदती हूँ। सर, लगता है सच बोल रही है। अगर आपके पति जिंदा है तो जो लाश हमें मिली थी वो किसकी थी? सर, ये भी तो हो सकता है कि इनके पति ने खुद को मुर्दा साबित करने के लिए किसी और की जान ले ली हो। या फिर ये एक इत्तेफाक भी हो सकता है कि जो गुमनाम लाश हमें मिली थी उसने दिनेश जैसी ही घड़ी पहनी हो। आपको आपके बच्चे कहाँ मिले? पुलिस के आने से पहले ही दिनेश को मोहित के जरिए मंजू के बारे में पता चल गया और वो फिर से अपने बच्चों को लेकर लापता हो गया। मंजू ने एक बार फिर से अपने बच्चों को खो दिया। अब सवाल यह था कि क्या मंजू फिर से अपने बच्चों को ढूंढ पाएगी, और इस सवाल का जवाब सिर्फ पुलिस की छानबीन पर निर्भर था। हाँ सर, 10 दिन हो गए होंगे उसे यहाँ आए हुए। इससे पहले हमने उसे कभी नहीं देखा। और क्या जानता उसके बारे में? और कुछ नहीं साहब, बस रोज यहाँ आकर बैठता था और मुफ्त की चाय पीता था। एक दिन कहने लगा कि मेरे बेटे को काम पर लगा लो जब तक मेरी नौकरी नहीं लगती, तो मैंने दया भाव में उसकी उस दिन मदद कर दी। छोटे बच्चों से काम कराना जुर्म है, ये नहीं जानता तू? गलती हो गई साहब, अब ये गलती दोबारा नहीं करूंगा साहब। गलती की सजा तो भुगतनी पड़ेगी। चल जी साहब, माफ कर दीजिए साहब। क्या बात है साहब? दिनेश साहब कहाँ है? वो तो कल ही कमरा खाली करके चला गया साहब। कहाँ गया? मुझे उसके बारे में कुछ नहीं मालूम, कहाँ से आया कहाँ गया। अच्छा, बिना पूरी जानकारी के तूने एक अनजान आदमी को कमरा किराए पर दे दिया, और वो भी 2 बच्चों के साथ। अब मुझे लगा साहब परिवार वाला है, और उसने बोला कि वो बड़ी मुसीबत में है, बच्चों की खातिर 2 महीने के लिए जगह चाहिए, इसलिए मैंने ज्यादा पूछे बगैर उसको कमरा दे दिया साहब। उसकी मदद करने के जुर्म में जब तुझे मैं अंदर डालूंगा ना तब सच बताएगा तू। अरे साहब ऐसा मत कीजिए साहब, मैं भी बाल बच्चों वाला आदमी हूँ साहब। मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ साहब।
मंजू के बच्चों को ढूंढने की कोशिश में पुलिस को कई और ऐसे बच्चे मिले जो कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग यानी बाल तस्करी और बाल श्रम के शिकार थे। हालांकि बाल श्रम अपराध है, लेकिन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हमारे देश में 5 से 17 साल की उम्र के तकरीबन 21 करोड़ 80 लाख बच्चे बाल श्रमिक हैं और इनमें से तकरीबन 6 करोड़ बच्चे 14 साल या उससे भी कम उम्र के हैं। मुझे मेरे बेटे को वापस नहीं जाने देना चाहिए था। कम से कम इस वक्त वो तो मेरे पास होता। आपके दोनों बच्चे आपके पास होंगे, हौसला रखिए। देखिए, हमारी तहकीकात से इतना तो पता चल गया है कि आपके पति जिंदा है और आपके दोनों बच्चे उसके पास हैं। सर बस एक बार दिनेश हमारे हाथ लग जाए ना, और अगर अब भी उसके पास अपनी घड़ी है तो वाकई हमें किसी और की लाश मिली थी, और अगर ऐसा नहीं है तो इसके पीछे भी उसी का कोई हाथ है। पर वे कब मिलेंगे? कब मैं अपने बच्चों से मिल पाऊंगी? बड़ी मुश्किल से एक मौका हाथ लगा था, और वो भी। देखिए, हमें पूरा विश्वास है कि दिनेश जहां कहीं भी छुपा है, आज नहीं तो कल खाने पीने के सामान लेने के लिए बाहर जरूर आएगा। और इस तरह के हर जगह पर हमने नजर रखी हुई है, और वहां पर भी जहां बच्चों से काम कराया जाता है। आज नहीं तो कल वो हमारे हाथ जरूर लगेगा। हमारे देश में बाल मजदूरी करवाने वाले अपराधियों के लिए 3 महीने से लेकर 1 साल तक की सजा और 10,000 रुपयों से 20,000 रुपयों तक के जुर्माने का प्रावधान है। बहरहाल मंजू के केस में अब तक पुलिस को दिनेश या उसके बच्चों का कोई भी सुराग नहीं मिल पाया था। यह केस पुलिस के लिए अजीबोगरीब गुत्थी बन गया था, लिहाजा पुलिस अपनी तफ्तीश में लगी रही और आखिरकार एक दिन अचानक उन्हें सफलता मिली। सर ये लो, खाओ। बस 2-4 दिन की बात और है, फिर हम अपने बड़े घर में चलेंगे। खाओ, मैंने कहा। शाबाश। कितनी दूर से लाया हूं मैं आपके लिए ये। खाओ खाओ, बोला ना बेटी, खाओ खाओ, मैंने कहा खाओ। शाबाश। पकड़ 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 साले साले बददिमाग आदमी अपनी पत्नी से बदला लेने के लिए अपने बच्चों को किडनैप करते हैं। मेरे बच्चे मैं किडनैप क्यों करूंगा उनका? आदेगा। हाँ साहब, मैंने ही अपने बच्चों को किडनैप किया क्योंकि मैं इसको सबक सिखाना चाहता था। जब घर में आओ तभी किच किच करती रहती थी। मैं इससे दूर जाके इसको बताना चाहता था कि पति की अहमियत क्या होती है। पति की अहमियत बताना चाहता था साले। अब देख हम तेरी अकल कैसे ठिकाने लगाते हैं। पर मेरे बच्चे, मम्मी ये मंजू की हिम्मत और मेहनत का ही नतीजा था कि आज उसके बच्चे उसके पास थे। इस केस में पुलिस ने भी काफी सराहनीय काम किया। हमारी ये आज की घटना हमें उन लोगों से सावधान करती है जो अपने मर्द होने का नाजायज फायदा उठाते हैं, और ये उन लोगों के लिए एक चेतावनी भी है जो औरत को एक वस्तु की तरह इस्तेमाल करते हैं और उस पर जोर आजमाते हैं। वो जान लें कि औरत को मानसिक या शारीरिक पीड़ा पहुंचाना, उसका उत्पीड़न करना कानून की नजर में एक बेहद ही संगीन अपराध है, और इसके लिए उन्हें 3 साल तक की कैद हो सकती है। महिलाओं का सम्मान करें, उन्हें बराबरी का हक दें, उनकी भावनाओं को समझें, और हो सके तो एक पति से ज्यादा अच्छा जीवन साथी बनने की कोशिश करें। महिला याद रखें, अपने पति के हाथों किसी भी तरह के मानसिक या शारीरिक शोषण का शिकार होने पर आप कानून की मदद ले सकती हैं, पुलिस में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकती हैं। अब मुझे सुशांत सिंह को इजाजत दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक और ऐसी सत्य घटना के साथ।
सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।